देखिए कल मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया, ठीक है। ओए, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्शन सेकंड क्लास है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का क्या है? μ2 है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या कहता है? μ1 साइन आई इक्वल्स टू में μ2 साइन आर। ये ध्यान रखना, ये मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में कराया था। अभी हम करने आ रहे हैं रिफ्रैक्शन या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काफी इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये एक लाइन है जो दो मीडियम को अलग कर रही है, μ1 μ2। ये नॉर्मल है, लाइट आई कितने एंगल से? आई से। और मीडियम दूसरे मीडियम में गई तो एंगल क्या हो गया? आर हो गया। यहां पर मैंने एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया? मिरर। और मिरर की लाइट कैसे आ रही है? परपेंडिकुलर। कैसे आ रही है? तो जब ये लाइट परपेंडिकुलर आएगी तो सेम इसी एंगल पे क्या होगी? अगर मिरर पे गिर रही है तो वापसी क्या होगी? ऐसी निकल जाएगी, ठीक है। तो भाई प्लीज बोलिए मत। when light moves first to second medium, जब आपकी लाइट पहले से दूसरे मीडियम की तरफ आती है तो क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अच्छा इसको लिखोगे क्या? μ12 इक्वल्स में साइन आई अपॉन में साइन आई। ये होगी पहली इक्वेशन। साइन आई ये पहली इक्वेशन होगी। कब? जब ये यार पंखा ऑन कर दिया, ठीक है। लाइट जब 1 से 2 पे आ रही थी तो आपका स्नेल्स लॉ ये होगा। अब वापस क्या हुई? टकरा के वापसी आने लगी। when light moves second to first medium, जब लाइट गई सेकंड से फर्स्ट में जाने लगी तो क्या लिखूं? इसे दिव्या, जब लाइट ऐसे आई तो मैंने ये लिखा, अब उल्टी आ रही लाइट तो क्या लिखूं? चुप है। μ21 बराबर में साइन आर अपॉन में साइन आई। सेकंड। अब ये तो नहीं बोला तुमने, ठीक है। अब भाई प्लीज बोली मत। और बारिश हुई है भाई। और मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? μ12 इंटू में μ21 बराबर में साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू में साइन आर अपॉन में ये क्या हुआ? कट मर गए तो क्या आया? इक्वल्स में क्या आ गया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह पे यूज होगा। मतलब ये हुआ कि अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है, फिर वापसी 2 से 1 में आ रही है, तो दोनों के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? कह रहे हैं इफ μ12 इक्वल्स टू में 4 है, देन आपको निकालना μ21, तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कैसे करना है अपने को? μ12 इंटू में μ21 क्या है भैया? एक प्रोडक्ट क्या आएगा? एक आएगा। तो भैया जब इसकी वैल्यू यहां रखोगे
क्या है ये? 4 है, वैसे 4 किसी का होता नहीं है। ए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? μ21 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4। खैर इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, आ भी सकता है नंबर का। ये हो गया, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लाइट 102 में जाए, वापसी 2 से 1 में आए, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है रिफ्लेक्टेड इसका? 1। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू दी मल्टीपल सरफेस। मल्टीपल सरफेस से अपना रिफ्रैक्शन कराएंगे। यार आवाज आ रही है, देखो भाई, बात करनी है तो भाई प्लीज चले जाओ बाहर बाहर। पढ़ाते मेरे को बिल्कुल भी आवाज अच्छी नहीं लगती। देखिए, ये एक मीडियम है, ये लाइन मैंने दूसरी खींच दी नीचे, और ध्यान रखना ये सब पैरेलल होनी चाहिए। ये सब क्या होनी चाहिए? S1 सरफेस, S2 सरफेस, ये सब क्या है? पैरेलल होनी चाहिए। मैं 2 ही बना रहा हूं, आप 10 भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है, μ2 है। चलो एक और बनाता हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा फिर। सरफेस S3 है, ये μ3, और यहां पे फिर क्या आ गया? μ1। लाइट फिर कहां पे आ गई? μ1 से कहां पे आ गई? μ1 में। अभी पता लग जाएगा क्या कर रहा हूं मैं। तो हमारी लाइट क्या हुई? यहां से चलना चालू हुई ऐसे। ये एंगल I1 है, ठीक है। अब हो सकता है लाइट रियर में जा रही हो सकता है डेंसर में जा रही हो, तो मैंने मान लिया हो सकता है रियर में जा रही हो, क्योंकि हो सकता है। अच्छा, ये नॉर्मल है, ये क्या है? मैंने कहा μ1 कम है, μ2 ज्यादा है, तो लाइट क्या होगी? नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? क्यों? क्योंकि कल ही बताया था मैंने, डेंसर मीडियम में एंगल विद नॉर्मल क्या होता है? कम हो जाता है, याद है? लेकिन अगर मैंने इसको रेयर बोल दिया तो लाइट क्या होगी? दूर हट जाएगी। ठीक है, यह क्या हो गया? R1। और जहां पर इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया A। ये एंगल क्या होगा? I2। ये क्या होगा? I2, क्योंकि यहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। और हो सकता है डेंसर मीडियम है नीचे वाला, μ3 वाला, तो ये क्या होगा? थोड़ी बैंड होएगी, और यहां पे क्या होगा? R2। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये क्या हो गया? R3 B, और ये क्या हो गया? पॉइंट C। ये क्या था? मैंने क्या लिखा था? R2, सॉरी I3, और ये है पॉइंट B, और ये है पॉइंट C। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट पॉइंट A। राघव, ए पॉइंट के रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ बता। हाँ हाँ बिल्कुल, μ1 साइन आई, आई का है I1 बोल, R1, बिल्कुल सही बात है। इसे ऐसे लिख दो, लाइट 1 से 2 में आ रही है, तो भैया क्या लिखोगे? साइन I1 अपॉन में। लेकिन एक बात बताऊं, जब भी आप न्यूमेरिकल करना, कुछ भी करना, तो आप स्नेल्स लॉ को ऐसे मत लिखना। आप लिखना μ1 साइन आई बराबर में μ2 साइन आर, इस तरह से लिखो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसमें कई बार गलती आती है। गलती क्या होती है कि आप ही गलत कर देते हो, चीजों को समझ नहीं पाते। ठीक है, चलो, ये हो गया पहला।
रिफ्रैक्शन एट पॉइंट नट्टू, बी पॉइंट में रिफ्रैक्शन के लिए स्लो बता। बी पॉइंट ये लाइट कहां से कहां पे आ रही है? 2 से 3 में, 2 से कहां आ रही है? 3 में आ रही है। तो आप क्या लिखोगे? 2 3 और क्या होगा? साइन I2 अपॉन में साइन R2। ठीक है, ठीक है। अब तू बताएगा अगला। बी पॉइंट के रिफ्लेक्शन की इक्वेशन था। सी पॉइंट के, बी कितने लिखा? ठीक है, हाँ। 3 से, तो मैं लिखूंगा क्या? μ3 1, ऐसा बोल। ठीक है, अच्छा इसे पढ़ेंगे क्या? पढ़ना बता तो सही, रिस्पेक्ट टू वाला। इधर देखो, इधर बता, इधर। हाँ, क्या कंफ्यूज हो गया? लाइट में कहा जा रही है? कहां जा रही है लाइट? 1 में। कहां से जा रही है? 3 से। तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम। पढ़ाई में कल जाके, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। क्या लिखूं? बता इसको। अब वो ठीक है, अब क्या लिखूं इसके बराबर में? साइन I3 अपॉन में साइन R3। अब एक चीज ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। अब वो आज समझ जाओ ना, साइन लिखा हुआ है, थर्ड इक्वेशन। अब एक बात ध्यान में रखना, कि सारी सरफेस पैरेलल है। ये सारी सरफेस क्या है? यहां पे ध्यान रखना, S1 पैरेलल टू S2 पैरेलल टू S3। सो पैरेलल है दिव्या, तो I1 किसके बराबर होगा? R3 के। क्यों पता है? सरफेस भी पैरेलल है, मीडियम भी दोनों का क्या है? सेम है। तो एंगल क्या बनेगा? नॉर्मल के साथ सेम ही बनेगा, है ना? अगला बोलो भैया, R1 किसके बराबर होगा? I2 के। क्यों? क्योंकि भैया एक तो अल्टरनेट एंगल है, और दूसरा दोनों सरफेस पैरेलल है, और मीडियम में दोनों का क्या है? इसका भी म्यू2 है, इसका भी म्यू2 है। ठीक है, तो क्या होगा? R1 बराबर में I2 एंड R2 बराबर में क्या होगा? I3। समझ गया? हमें पता लगे एंगल बराबर है। और मल्टीप्लाइंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? μ1 2 2 3 और 3 1 बराबर में क्या आएगा? 1 आने वाला है। सब कट पिट जाएगा, सब कुछ कटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब है? पहले भी हमने ये किया था कि लाइट 102 में गई थी, फिर 201 में आ गई, क्या है था प्रोडक्ट? 1। यहां पे भी लाइट 102 में गई, 203 में गई, 301 में फिर वापसी आ गई। यहां पे भी सबका प्रोडक्ट क्या है रिलेटिव का? 1 ही आएगा। समझ गए भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले टॉपिक का नाम है अपना, इस पर भी क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर रहे इसके ऊपर। अगला टॉपिक जो है वो एग्जाम में कई बार आता है, इसका नाम है लेटरल शिफ्टिंग। क्या है? लेटरल शिफ्टिंग। समझिए क्या है पहले। लेटरल शिफ्टिंग बेसिक सी मैथमेटिक्स लगनी है, उसके बाद आ जाएगा आपका। देखिए भैया, ये आपका एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये आपका स्लैब है।
ठीक है, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, कहां से आ रही है? एयर से। ये क्या बेटा नॉर्मल है, मैं इस नॉर्मल को यहां तक खींच दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल है आपका। अब लाइट जैसा कि मैं पता है रेयर से डेंसर आ रही है, रेयर से कहां आ रही है वाली, ये लाइट रेयर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, है ना, बेंड कर गई। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, डेंसर से रेयर जाएगी, ठीक है भैया। तो डेंसर से अगर रेयर जाएगी नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी, क्या होगी, दूर हट जाएगी। नॉर्मल खींच देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या होगी, नॉर्मल से यहाँ पे दूर हटनी है, तो भैया इसको मैंने दूर हटा दिया, ऐसा। ठीक है, अगर लाइट का मीडियम नहीं चेंज होता, इसका, इस वाली रे का अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो क्या होता, सीधी निकल जाती, ऐसे निकल जाती है, ऐसे करके ऐसे निकल जाती ना। अगर इसका मीडियम नहीं चेंज होता उसके पाथ भी चेंज नहीं होता और सीधा निकल जाती। तो मैंने कहा अगर भैया लाइट का मीडियम नहीं चेंज हो रहा तो अपनी ये जो लाइट है ना, टेढ़ी है नहीं, ऊपर जा, ऊपर भी चढ़ा, बताना जरा, सीधी है, अब सीधी है ना। तो अगर लाइट का मीडियम भी चेंज होता है, इसका इंसिडेंट रहेगा, इंसिडेंट रे का अगर मीडियम ही चेंज होता तो वो इसी रास्ते चली जाती, यानी क्या है, इंसिडेंट रे है। लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो यहां से निकल गई, इसे क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। अभी लेटरल शिफ्टिंग पढ़ा रहा हूं, ये क्या पढ़ाने लगा मैं, भैया वही है कि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे। देखिए आपने 10th में भी इसको पढ़ा होगा लेकिन आपने डेरिवेशन नहीं की होगी, ये पढ़ा होगा आपने इसको, पक्की बात है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लेटरल शिफ्टिंग, क्या कहते हैं उसे। तो भैया हमने क्या किया यहां से, ये इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर सेपरेशन है, इसी को क्या नाम दूंगा मैं, डेल्टा एक्स, और इसी को बोलूंगा लेटरल शिफ्टिंग, क्या बोलूंगा। चलो निकालते हैं इसको, आपको बता दो इस स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी। स्लैब की थिकनेस कितनी है इसकी, टी है। स्लैब की थिकनेस आ गई भाई, भाई बोलिए मत प्लीज यार, स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना होगा, आई, ये क्या है, देखिए ये लाइट ऐसे जा रही थी लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ऐसे आ गई, ऐसी हो ना, ये ऐसे आ रही थी लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो यहां से, भाई प्लीज बोलिए नहीं, ये लाइट ऐसे आ रही थी लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो यहां से आ गई, यानी ये रे जो थी, ये वाली रे थी, वो इस रास्ते से इतना डेविएट हो गई है ना। तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ
डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा ये क्या होगा एंगल, आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये पूरा एंगल कितना होता है बताइए ना मेरे को, ये पूरा एंगल आई होता। अब ये आई है ना, ये रे और ये रे अगर ऐसे होती तो ये पूरा एंगल भी क्या होता, आई होता। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आई होता, तो इस डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, ये डेल्टा इक्वल्स टू में डेल्टा क्या होगा, ये पूरा क्या होता आई होता, ये क्या है आर है, तो ये क्या होता आई माइनस आर। इसे ध्यान रखना कि एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे क्या है भैया आपका आई माइनस आर है। हमें निकालना डेल्टा एक्स की वैल्यू जो कि क्या है लेटरल शिफ्टिंग, क्या है लेटरल शिफ्टिंग, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले डेफिनेशन लिख दे, क्या होगी डेफिनेशन, तो लेटरल शिफ्टिंग इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस in between incident ray and emergent ray। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भैया लेटरल शिफ्टिंग कहते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, चलो निकालते हैं, ठीक है। हमें पता लग गया ये आर है और डेल्टा की वैल्यू क्या है आई माइनस आर, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है ये अगर मैं इस ट्राइंगल को, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा ट्राइंगल है ये, और राइट एंगल ट्राइंगल, और इसका बेस क्या है टी है। तो मुझे एंगल पता है आर, मुझे बेस पता है, मुझे यहां तक जाना है, डेल्टा एक्स निकालना है। कैसे निकालू, मैं क्या करता हूं बेस, मुझे क्या पता है बेस पता है कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है टी, एंगल पता है आर, तो मैं निकालता हूं हाइपोटेनियस। कैसे निकालूं, कॉस से, ठीक है। इन नाम देता हूं पहले मैं ए बी सी, और ये क्या हुआ डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर मैं देखूं तो भैया बेस क्या है आपका कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में, तो भैया यहां पे देखोगे बे कॉस थीटा क्या देना आपको आर, बेस क्या है आपका टी, और हाइपोटेनियस क्या है आपको जो कि निकालना, जो कि क्या है एसी। तो एसी की वैल्यू क्या है बेटा टी अपॉन में कॉस आर, ये होगी पहली इक्वेशन। एसी की वैल्यू हमें पता लगी, एसी इस साइड की वैल्यू पता लगी हमें टी अपॉन में कॉस आर। टी क्या थिकनेस ऑफ स्लैब और आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड हमें निकालना क्या डेल्टा एक्स, हमें क्या निकालना है। तो अगर आप देखोगे ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, है ना, इसका मुझे क्या पता लग गया हाइपोटेनियस। मुझे क्या निकालना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कहां पे होते हैं साइन थीटा में, क्या होते हैं। तो अब दोबारा ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में अगर मैं देखूंगा तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की हमें क्या है बेटा, इस ट्राइंगल का एंगल क्या है डेल्टा, डेल्टा, और भी आपका परपेंडिकुलर क्या है डेल्टा एक्स जो कि आपको निकालना है लेटरल शिफ्टिंग, और हाइपोटेनियस क्या है भैया एसी। तो आप यहां पे लिखोगे साइन डेल्टा की वैल्यू क्या है आई माइनस आर, डेल्टा एक्स और एसी की वैल्यू क्या रखी बेटा टी अपॉन में कॉस आर। तो इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, साइन आई माइनस आर, ये क्या होगा कॉस आर अपॉन में डेल्टा एक्स कॉस आर अपॉन में क्या हो गया टी। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर, दैट इज द
फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्टिंग क्या है? लेटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला आपका ये, ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा है लेटरल शिफ्टिंग स्लैब की थिकनेस की क्या होती है? डायरेक्टली होती है। यानी कि स्लैब जितना ज्यादा चौड़ा होगा ये दूरी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ध्यान रखना, एयर डेल्टा एक्स डायरेक्टली इनटू थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की थिकनेस के क्या आ रहा है? डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है भैया इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 into 10 power 8 meter per second, then find the speed of light in glass of refractive index is 1.5। कैसे करेंगे भैया? कैसे करेंगे? तो आप सबको पता है, क्या पता है कि म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो भैया क्या है भैया, फर्स्ट यहां पे जिस मीडियम की बात कर रहा हूं, देखिए म्यू इक्वल्स टू, वैक्यूम की बात कर रहा हूं, तो पहला मीडियम क्या है? वैक्यूम है। और दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास है। तो आपको ग्लास के अंदर निकालनी है। तो 3 × 10⁻⁸ और ये क्या है? 1.5। इसे काटोगे तो क्या होगा? 2। 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी क्या होगी? ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है आपको? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पास थ्रू अ लिक्विड ऑफ वेवलेंथ। लिक्विड में जो मेजर की गई है वो इतनी वेवलेंथ है। आपको उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। कह रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पास कर रही, रे ऑफ लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10⁻14, ठीक है। कह रहा है वो एक लिक्विड में जाती है और उस लिक्विड में वेवलेंथ कितनी होती है? मीडियम में वेवलेंथ कितनी है उसकी? 450 नैनोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको। याद है वेवलेंथ की टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। तो हमें तो वैक्यूम नहीं रखा, कैसे निकालूं? मुझे वेवलेंथ इन मीडियम दे रखा है, मुझे म्यू पूछ रखा है, ये दे रखा है, मुझे लैम्डा नॉट नहीं पता, कैसे निकाला है? तो ये देखिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला यहां पे कि हमें स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? वेवलेंथ इन वैक्यूम इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम क्या हो जाएगा? एफ। तो देन इसकी वैल्यू क्या होगी? सी एफ अपॉन में लैम्डा एम। ये क्या हुआ? 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी तो क्या होगा? 5 × 10⁻14 और लैम्डा इन मीडियम क्या रखा है? 450 नैनोमीटर। सॉल्व कर लो भैया, आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में करो जल्दी से, करो भाई, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? अच्छा ये एब्सोल्यूट है रिलेटिव है? एब्सोल्यूट है, ठीक है। वाटर कितना है? 1.3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना रखा है? 2.25 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपकी लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर क्या होगी। ठीक है, तो भैया सबसे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कोई इसमें वाटर की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें ग्लास के अंदर निकाला ना, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। अपने पे निकालना सी जी, तो क्या होगा सी नॉट अपॉन में म्यू जी। तो सी नॉट कितना है 3 × 10⁸ और म्यू जी कितना है 1.5, कैंसिल हो गया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगली क्लास में इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे और साथ में क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।